हिंदू धर्म तब आया जब दूसरे धर्म आए, तभी तो इसको हिंदू बोला गया। तब उन्होंने बताया कि ये हिंदू हैं, आप हिंदू हो, हम कुछ और हैं। इसके पहले तो सब एक ही था। तो ये उस समय का ज्ञान है। आपकी स्कूलिंग कैसी हुई, महर्षि जी से आप कैसे जुड़े, कैसे संबंध रहे आपके उनके साथ? हमारे परिवार का संबंध भी गुरुदेव के साथ था। इस कारण से हमारा महर्षि जी के साथ बचपन से पिताजी का, माताजी का, सभी का लगाव था गुरुदेव के साथ। किस अवस्था में थे आप उस वक्त? हमने पहली बार जब महर्षि जी के दर्शन किए उस समय मैं 6 साल का था। 12 साल की उम्र में मैंने महर्षि जी से भागवती ध्यान की दीक्षा ली। उस समय महर्षि जी का आश्रम ऋषिकेश में बन गया था। 5 दिन का कोर्स होता है और 5 दिन का जो कोर्स है बिल्कुल वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड एवरी टीचर ऑफ टीएम, भारत में हो चाहे विदेश में हो, वो उसको फॉलो करता है। भगवती ध्यान जो था ये महर्षि ने खुद इसको व्याख्या करी थी या उनको गुरुदेव ने दिया था? ये जो इसका ज्ञान था वो तो गुरुदेव ने दिया। इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन ब्रह्मानंद सरस्वती जी, हाँ हाँ गुरुदेव ने वो उन्होंने दिया था, लेकिन इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है वो महर्षि जी ने किया। भावातीत ध्यान में सबसे अच्छी चीज़ जो महर्षि जी ने रखी इसमें, वो पहली चीज़ तो रखी, देयर इज़ नो लाइफ स्टाइल चेंज। आपको कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना है। ऑफिस वालों को ये बोलते हैं, बिजनेसमैन को, कि भाई आप दिन भर काम कराते हैं व्यक्ति से और रात को जब घर बैठे थके हारे उसको परिवार में जाके कैसे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं। आप उसको ध्यान करा के उसका तनाव यहीं ख़त्म करो जो दिन भर उसने एक्यूमुलेट किया, तब घर भेजो उसको। जैसे अभी नोएडा में आपका जो है, इसी तरह आपने शायद अयोध्या में भी खोला है। जी हाँ। तो उसका नाम आपने रामायण यूनिवर्सिटी रखा है। क्या कारण है उसके पीछे रामायण यूनिवर्सिटी रखने का? उसके पीछे का कारण ये था कि बहुत पहले जब मंदिर बनने का कुछ भी स्कोप दिखता नहीं था, महर्षि जी ने, मैं सोचता हूँ करीब 40 साल हो गए होंगे इस बात को, 35 साल, तब महर्षि जी ने कहा कि अभी तो कुछ पता नहीं कब ये मंदिर बनेगा और बनेगा भी कि नहीं बनेगा। नमस्कार, नया भारत विद विनीत माथुर पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ आदमी अपने मन को संतुलित करता है, चिंताएं दूर करने की प्रयास करता है, शांति का लिए प्रयास करता है। ध्यान के बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, उनमें से एक मार्ग है भगवती ध्यान। क्या है ये? भारत में काफ़ी समय से प्रचलित है, विश्व में भी प्रसिद्ध है। कौन लेकर आया इनको, कैसे लेकर गए इनको, कैसे विश्व में फैला ये भारत का ज्ञान, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो चांसलर हैं महर्षि यूनिवर्सिटी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। मैं पीछे से शुरू करूंगा, मतलब आपके बाल काल से। ठीक है। मतलब मैं इसलिए शुरू करूंगा कि मैं बता सकूं अपने देखने वालों को कि आप कब से इस पे जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप टेक्सास गए, फिजिक्स के अंदर डॉक्टरी करी, यूएस में रहे, दुनिया के पता नहीं कितने देशों में आपने पढ़ाई करी, और उसके बाद वापस भारत में आके आपने शास्त्र और विज्ञान को, दोनों को एक साथ जोड़ के जो नए अनुभव समाज को दिए, नई प्रैक्टिसेस समाज को दी, उसके बारे में बात करेंगे। और महर्षि जी से शुरू करेंगे आपके बाल्यकाल से। हाँ। आपकी स्कूलिंग कैसी हुई, महर्षि जी से आप कैसे जुड़े, कैसे संबंध रहे आपके उनके साथ? बहुत अच्छा विनीत जी। ऐसा है कि हमारे परिवार जो है, महर्षि जी के जो गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के, वो महर्षि गुरु थे। और उनका संबंध जो था महर्षि जी से होने के कारण हमारे परिवार का संबंध भी गुरुदेव के साथ था। इस कारण से हमारा महर्षि जी के साथ बचपन से पिताजी का, माताजी का, सभी का लगाव था गुरुदेव के साथ। किस अवस्था में थे आप उस वक्त? हमने पहली बार जब महर्षि जी के दर्शन किए उस समय मैं 6 साल का था। क्या बात है! 6 साल का था। और महर्षि जी ने एक कोर्स लगाया था ऋषिकेश में। ऋषिकेश में एक जगह है, वहाँ पे वो कोर्स था। उन्होंने जो भावातीत ध्यान, महर्षि जी का जो मुख्य ज्ञान जो उन्होंने दुनिया में फैलाया, उसको बोलते हैं भावातीत ध्यान, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ये उनके गुरु से उनको प्राप्त हुआ था। और गुरुदेव ने जो उनको आज्ञा दी थी कि ये इस ध्यान के द्वारा ये जो भारत का ज्ञान है और हमारा एंशिएंट ज्ञान है, कोई नई चीज़ नहीं है। गुरुदेव ने उसको जिस तरह से महर्षि जी को समझाया कि इस ज्ञान के द्वारा आप पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते हो। और मुख्य जो उन्होंने वो दिया था, आदेश दिया था, वो था दुख विहीन समाज की स्थापना करना है आपको। दुख विहीन समाज? दुख विहीन समाज मतलब कोई दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो, सिर्फ एक ध्यान से। हाँ, नो सफरिंग। अच्छा, सफरिंग नया है, हाँ, ये जो गुरुदेव की आज्ञा थी, महर्षि जी ने उसी सिद्धांत को अपनाया
और उसका आपको सुन के आश्चर्य होगा कि एक चीज़ से कैसे हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि बड़ा साइंटिफिक सिद्धांत है इसमें। सिद्धांत ये है कि जो भी हम काम करते हैं, कर्म जो भी हम करते हैं, उसका विचार पहले मन में उत्पन्न होता है। मन में जब विचार उत्पन्न होता है, वही विचार कन्वर्ट होता है काम में, और जिस काम को हम करते हैं उसका जो आधार विचार है, वो विचार का मूल क्या है और काम, और उसके बाद सफलता उस पर मिलती है अपने को कि नहीं मिलती है। तो ये चीज़ जो है कि यदि हम कर्म अच्छे करेंगे, अच्छे कर्म कैसे करेंगे, यदि अच्छे विचार होंगे। अब बात आती है कि अच्छे विचार कैसे होंगे। वो अच्छे विचार किधर होंगे? जो मन पूर्ण रूप से शांत है, तनाव मुक्त है, किसी तरह की उसमें कोई झंझावाट नहीं है, उस मन से जो विचार निकलेगा वो सही निकलेगा। यदि सही विचार होगा, सही मतलब जो प्रकृति के नियमों से होगा, जो समाज के लिए उपयोगी होगा, जो मानव जात के लिए उपयोगी होगा, वो विचार निकलेगा, तो फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। और तो जब ऐसा होगा तो दुख खत्म हो जाएगा। तो यदि आप अपने परिवार का दुख लोगे, फिर समाज का दुख लोगे, फिर देश का, विश्व का, तो हर जगह से अपने मन की शुद्धि से, मन में को तनाव मुक्त करके यदि आप काम करोगे, तो हर काम आपका पॉजिटिव होगा, हर काम आपका जो है वो सकारात्मक होगा, मानव जाति के लिए उपयोगी होगा, तो ऑटोमेटिक दुखविहीन समाज बन जाएगा। तो ये जो सिद्धांत महर्षि जी का था, उसको लेके महर्षि जी आगे बढ़े। और हम लोग जब जुड़े, जैसे आपने पूछा बाल, तो हम तो 6 साल के थे, उस समय ज़्यादा समझ थी नहीं, तो महर्षि जी का ध्यान लोगों ने सीखा। तो मैंने उस समय तो नहीं सीख पाए थे, क्योंकि उतनी समझ नहीं थी कि भाई ध्यान होता क्या है और कैसे करना, क्या करना। 12 साल की उम्र में मैंने महर्षि जी से भावातीत ध्यान की दीक्षा ली। उस समय महर्षि जी का आश्रम ऋषिकेश में बन गया था। ऋषिकेश में एक आश्रम था महर्षि जी का, इसको हम लोग ने नाम दिया था शंकराचार्य नगर। अच्छा, शंकराचार्य नगर काफी बड़ा था। हाँ, बड़ा नहीं था, 15-20 एकड़, 15-18 एकड़ था। 15-18 एकड़ कम जो, हाँ, पहाड़ में था, इसलिए बड़ा था, बिल्कुल सही कहा। काफी बड़ा होगा। हाँ, वो इतना छोटा तो उस समय हमने 12 साल की उम्र में महर्षि से ध्यान सीखा। बीटल्स एक ग्रुप हुआ करता था, बहुत से लोग आए थे, वो बीटल्स तो वहीं पे बड़ा फेमस, बीटल्स की वजह से बहुत फेमस रहा था वो। असल में उस समय वो ग्रुप फेमस रहा होगा, अब आजकल कोई दूसरा ग्रुप फेमस है, लेकिन वो बीटल्स की वजह से काफी फेमस रहा। बीटल्स आए थे वहाँ पर, और भी कई लोग दीक्षा ली उन्होंने, और ये ध्यान भी सीखा। बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई लोग आए थे, बहुत पर्टिकुलर सेलिब्रिटी वहाँ ऋषिकेश में आए थे। तो वहाँ पे वो बहुत दिनों तक वो महर्षि का तरीका क्या था उस समय, जब ये गुरुदेव ने महर्षि जी को जब ये कहा कि तुमको ये काम करना है विश्व के लिए, तो फिर 2-3 साल तो महर्षि जी ने तपस्या करी उत्तरकाशी में। अच्छा। उन दिनों उत्तरकाशी बहुत ही, वो सड़क पड़क नहीं थी वहाँ, वो बहुत पहले सड़क रुक जाती थी, पैदल जाना पड़ता था। तो ज्ञान सुगर की जगह है, वहाँ पे महर्षि ने तपस्या करी, मेरे ख्याल 2-2.5-3 साल कुछ किया होगा। उसके बाद महर्षि ने विश्व भ्रमण शुरू किया, और जब विश्व भ्रमण शुरू किया तो लोगों को भावातीत ध्यान के बारे में लोगों को बतलाते रहे, सिखाते रहे। फिर धीरे धीरे पूरा उनका विश्व भ्रमण हुआ, 5 साल 7-6 साल का। फिर भारत आए, फिर यहाँ जमाई चीज़ें। उसी समय ऋषिकेश का आश्रम भी बना। तो उसके बाद फिर जो है इसका थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट हुआ भारत में। तो भावातीत ध्यान का जो सिद्धांत था महर्षि जी ने, फिर उसको उन्होंने बढ़ाया। महर्षि जी ने सोचा कि यदि सिर्फ हम सिखाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो फिर उन्होंने नया शुरू किया कि भावातीत ध्यान के शिक्षक हम तैयार करेंगे। तो बहुत बड़ा कोर्स हुआ था स्पेन में, एक मयोरका आइलैंड है वहाँ पे, 4-5 हज़ार लोग रहे होंगे शायद उसमें। वो सब शिक्षक बनाए गए, भावातीत ध्यान के शिक्षक बनाए गए। और सबसे बड़ी बात जो आपको इसमें मिलेगी कि उन्होंने भावातीत ध्यान सिखाने का महर्षि जी ने जो तैयार किए प्रोग्राम, वो अक्षरशः हर शिक्षक को फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा। 5 दिन का कोर्स होता है, और 5 दिन का जो कोर्स है बिल्कुल वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, एवरी टीचर ऑफ TM, भारत में हो चाहे विदेश में हो, वो उसको फॉलो करता है। और यदि अंग्रेजी वाले शिक्षक तो अंग्रेजी का है, हिंदी वालों के लिए हिंदी का है, और भाषाओं में है। तो मतलब भारत की अन्य भाषाओं में? भारत की नहीं, भारत की भाषाओं में भी है, विदेश की भाषाओं में भी है। अच्छा, विदेश में बहुत भाषाएं हैं ना। अंग्रेजी तो हम लोग सोचते पूरी दुनिया में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। स्पेन में कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में तो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं चलती, कई जगह नहीं चलती है। स्पेनिश भाषा तो लगभग पूरा साउथ अमेरिका स्पेनिश भाषा, जिसको हम लोग स्पेनिश का ही वर्जन है जो लोग बोलते हैं। तो महर्षि जी ने सारे भाषाओं में अपना इसका वो करवाया, और इसको
हर भाषा के शिक्षक तैयार किए कि अपने देश में उसी भाषा में आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाएंगे। और इसका फिर इस तरह से प्रचार करके महर्षि जी ने जो नारा दिया था उनको, गुरुदेव ने उनको, दुख विहीन समाज, फ्री फ्रॉम सफरिंग, पीपल फ्री फ्रॉम सफरिंग, वो उन्होंने उस नारे को आगे बढ़ाया। इसमें जो मुख्य बात यह है कि जब महर्षि जी का ये काम हो रहा था तो बड़े सारे वैज्ञानिक जुड़े इसमें, और जुड़ने से क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि महर्षि जी ये होता कैसे है। महर्षि ने कहा हमारे किताबों में, वेदों में लिखा है, हमारे हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें लिखा है कि आप भगवान का नाम ध्यान करोगे। ध्यान जो था, आपकी बात को रोक रहा हूँ मुझे, भगवती ध्यान जो था ये महर्षि ने खुद इसको व्याख्या करी थी या उनको गुरुदेव ने दिया था? ये जो इसका ज्ञान था वो तो गुरुदेव ने दिया था। इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रह्मानंद सरस्वती जी, हाँ गुरुदेव ने, वो उन्होंने दिया था, लेकिन इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है वो महर्षि जी ने किया। अच्छा, स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि हर शिक्षक को वही फॉलो करने हैं, मतलब उन्होंने एक नियम बनाया कि इस तरीके से करना है। प्रोसेस जो है, इसकी जो प्रोसेस है वो महर्षि जी ने बनाई है, और वो प्रोसेस हर भाषा में ट्रांसलेट हुई, और हर भाषा का जो शिक्षक है वो उस प्रोसेस को फॉलो करता है और अक्षरशः फॉलो करता है। महर्षि जी का कहना ये था कि 5 दिन लगते ना, तो उन्होंने सिद्धांत बनाया था कि यदि कोई व्यक्ति, इसमें 5 दिन क्या लगते हैं, पहला दिन होता है जिसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, भावातीत ध्यान के बारे में बतलाते हैं। दूसरे दिन उसको सिखाते हैं। 3, 4 और 5 दिन उसको चेकिंग करते हैं कि वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रैक्टिस करवाते हैं और उसकी चेकिंग करते हैं, क्वेश्चंस होते हैं उसके। महर्षि जी का क्या कहना था कि हमको स्टैंडर्ड ऐसा चाहिए कि दिल्ली में व्यक्ति यदि लेक्चर सुनता है पहला, उसके बाद जाता है वो मिडिल ईस्ट या कहीं ऐसी जगह बीच में, वहाँ पे वो ध्यान सीखता है, उसके बाद जाता है यूरोप, वहाँ पे पहला लेक्चर होता है, लंदन जाके दूसरा लेक्चर होता है, अमेरिका जाके तीसरा लेक्चर होता है, पूरी जगह उसको वही प्रैक्टिस मिले पूरी। इतना स्टैंडर्ड है भावातीत ध्यान सिखाना कि यदि आप कहीं भी सीखोगे, किसी भी देश में सीखोगे, आपको वही प्रोसेस मिलेगा, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। इसलिए महर्षि जी का ये ध्यान जो है, हम लोग इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ टीचिंग। प्योरिटी ऑफ टीचिंग, इतना ध्यान रखा जाता है इन सब चीज़ों पे कि कहाँ क्या करना है, कैसे बात करनी है, सबका पूरा एकदम पूरा। हमारे जो ध्यान के शिक्षक बनते हैं उनके लिए बनाने में हमको 6 महीने लगते हैं। 6 महीने? 6 महीने का कोर्स होता है भावातीत ध्यान के शिक्षक बनने का। अच्छा, मैं वापस अभी वहीं आता हूँ जो मेरा पहला प्रश्न था। जब आपने 6 वर्ष की उम्र में अपने गुरुदेव के दर्शन किए, तो क्या आपने भी कोई दीक्षा ली उनसे? 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में मैंने ध्यान, भावातीत ध्यान की, वो भावातीत ध्यान की ही शिक्षा देते? हाँ। और महर्षि जी के पास एक ही था, भावातीत ध्यान। बाकी तो और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसके एडवांस चीज़ें हैं। वो पहला स्टेप भावातीत ध्यान है। भावातीत ध्यान। तो भावातीत ध्यान जो है, मैंने अभी देखा, जैसे मैं भी काफ़ी समय से इस फील्ड में हूँ, धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, बातें करते हैं, लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, पर इस ध्यान के बारे में महर्षि जी के अलावा कोई और बात नहीं करता। ध्यान की पद्धतियाँ तो बहुत सी हैं, मार्ग बहुत सारे, जैसे मैंने अभी बताया भी पूर्व, और हम लोग बड़ी सरलता से लोगों को समझाते हैं, भाई आपको नोएडा से कर्नाटक प्लेस जाने तो 5 रास्ते होंगे, और 5 तरह के वाहन भी होंगे, पैदल जाओ, कार से जाओ, जो अच्छा लगे उसमें जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले और सबसे सरलता से जो पहुंचा सकता, पहले आप उसको चूज करोगे। हम लोग का कहना है कि यदि आपको आपकी मन की शांति पे पहुंचना है तो बाकी ध्यान की पद्धतियां, हम किसी को ये नहीं बोलते कि खराब है या वो है, लेकिन भावातीत ध्यान सबसे अच्छा है। और हम क्यों कहते हैं सबसे अच्छा है? क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं उसमें कहा गया कि भावातीत ध्यान सबसे अच्छा है। अच्छा, जब हम उस समय तो विदेशों में भी काफ़ी कम भारतीय लोगों का, आम भारतीयों को जाना बहुत कम हुआ करते। भारत नया नया आज़ादी हुआ था और इतनी सामर्थ्य नहीं था लोगों के पास कि लोग बाहर जाए, मतलब जाते थे लेकिन कम लोग जाते थे। तो उस वक्त जब वो महर्षि जी विदेश गए, तो जब उन्होंने ध्यान की बात करी, लोगों को समझाया, बताया, तो किस तरह का रिस्पॉन्स? आप भी गए थे क्या उनके साथ बाहर? नहीं, हम तो बहुत छोटे थे ना। महर्षि जी पहली बार जब गए थे विदेश, तो आई थिंक 1956 था शायद 56, 57 ऐसा कुछ रहा होगा। तो उस समय तो हवाई जहाज़ बहुत कम होते थे। अच्छा, पानी के जहाज़ से? पानी के जहाज़ से गए थे महर्षि जी। अच्छा। और महर्षि जी की पहली यात्रा जो है, जो हम लोगों को पता लगी है, हमारे परिवार, पिताजी ने बताई और महर्षि जी के गुरु भाइयों ने बताई, वो कलकत्ता से गए थे। कलकत्ता से? हाँ, पानी के जहाज़ से। और वहाँ से, उन दिनों रंगून बोलते थे बर्मा में, रंगून से शायद हांगकांग
ऐसा कुछ ऐसा है बना कि के रूट वर्णन से है निकले थे। कि वहाँ के रूट से निकल के हवाई से लॉस एंजलिस, अच्छा, ऐसा रूट US पहला तक गए मतलब। यूएस का रूट। फिर वहाँ से लॉस एंजलिस से विद इन यूएस होते होते न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क से लंदन, अच्छा पूरा वर्ल्ड टूर किया था महर्षि ने। अच्छा। लंदन से फिर यूरोप होके फिर जहाँ जहाँ भारत गए आए। वहाँ पे भगवती ध्यान की हाँ, बात करी, वहाँ भगवती पे ध्यान। क्लासेस दी, लोगों को समझाया, लोगों को तैयार किया। अच्छा, आप भी कभी गए क्या उनके साथ बड़े होने के बाद? बड़े होने के बाद तो कई बार गए, कई जगह गए। कई जगह क्योंकि क्या है ना, भावातीत ध्यान का एक सिस्टम है, उसको सिखाने के लिए बहुत से केंद्र महर्षि जी ने बनाए। जब टीचर्स बन गए तो वो टीचर्स जा जाके विदेशों में सबने अपने अपने केंद्र खोले, उनको हम लोग बोलते थे भावातीत ध्यान केंद्र या ट्रांसेंडेंटल म्यूजिशियन सेंटर। तो वो सब खोलने के बाद शिक्षक लोग सिखाते थे। तो जब महर्षि जी ट्रैवल करते थे, जब हम ने दोबारा मतलब बचपन के बाद जब हम महर्षि जी के पास पढ़ाई लिखाई करने के बाद ज्वाइन किया, फिर उसके बाद महर्षि जी के साथ काफ़ी ट्रैवल किया। अच्छा, आप जब विदेश गए और आपने देखा वहाँ पे महर्षि जी ने लोगों को तैयार किया, ध्यान के बारे में बताया, पद्धति के बारे में बताया, तो अभी आप एक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। मतलब मेरा सवाल आज के विद्यार्थियों के साथ है, और उस समय जो विद्यार्थी विदेशों में थे, तो क्या उसमें कोई फ़र्क है था? क्या जितने आसानी से हमारे लोग समझ पाते हैं इन बातों को, क्या विदेश में लोग समझ पाते हैं इन बातों को कि ध्यान क्या है, ईश्वर क्या है, कैसे करना चाहिए, या उनको साइंस के साथ जोड़ के कैसे आपने समझाया उस चीज़ को? देखिए, ऐसा है, ध्यान तो भारत में सबको पता है क्या होता है। विदेश में जब महर्षि जी गए तो पहले ये बड़ा सवाल है कि उनको समझाना कि ध्यान पहले होता है। पहले ध्यान क्या चीज़ है वो समझाना पड़ा। भारत में यदि आप किसी को ध्यान तो बोलेगा ध्यान हम जानते हैं क्या है, हाँ। कैसे करना वो हमको सिखा दो आप। लेकिन विदेश में जब महर्षि जी का तो पहले सिखाना ये बड़ा पड़ा फर्क ध्यान है। क्या है, ध्यान ये चीज़ है, फिर कैसे करना है। एक और इसका महर्षि क्या जी लाभ है? उसका क्या लाभ है। जब महर्षि जी एक उदाहरण देते थे हम लोग को, जब पहली बार गए तो इसमें महर्षि जी एक हम लोग को बड़ी अच्छी वो सुनाते हैं, एपिसोड था। वो ऐसा था कि महर्षि ने किसी को ध्यान सिखाया, और ध्यान सिखाने से ध्यान करने से मन को शांति तो मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है मन का। तो उस व्यक्ति को बड़ी अच्छी नींद आई। अच्छा। कोई व्यक्ति रहे, कई लोग बड़े बिजी रहते हैं तो तनाव के कारण उसके कारण नींद कम आती है। एक तरह से वो टेंशन वगैरह बिजनेस का, किसी भी चीज़ का आदमी का प्रेशर होता है, तो उसको नींद बड़ी अच्छी आई। उसने अपने दोस्त को बताया। वो दोस्त था अखबार में रिपोर्टर था। उसने अखबार में एक आर्टिकल डाल दिया अच्छा, कि यहाँ पे एक सन्यासी हिमालय से आए हैं और वो आपको ऐसी दवाई देंगे कि नींद आ जाएगी। अच्छा, पहले ज़माने में ऐसा लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में उन दिनों ऐसा था कि लोगों को नींद की बड़ी समस्या थी। सब तरह की वो सारे सुख सुविधा आराम है, लेकिन वर्क का प्रेशर है, किसी भी चीज़ का प्रेशर, तो कई लोगों को नींद की समस्या थी। अब उनको लगा कि यार हमको गोली खाने से अच्छा यदि इससे मिल ले। अब महर्षि जी बोले, बतला रहे थे हम लोग को, जब ये एपिसोड सुना रहे थे बाद में, अभी की बात, तो उन्होंने कहा कि हमको बड़ा ख़राब लगा कि हमारे देश का इतना गूढ़ ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है जो भगवान ने गीता में कहा था। भगवान ने अर्जुन से कहा ना गीता में, योगस्थ है गुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर काम करो। योग में स्थित होना ही तो भावातीत ध्यान करना है। वो इतना बड़ा ज्ञान, और इसको नींद से जोड़ रहे ये लोग। तो महर्षि जी बतला रहे थे कि हमको बड़ा ख़राब लगा, तो हमने सोचा ये देश छोड़ो, हम वापस जाते अपने देश में। फिर बोले हमको मन में आया कि गुरुदेव की आज्ञा है कि ये ज्ञान सब जगह फैलाना है, और यदि किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से कोई चीज़ दी जा सके, किसी भी रूप में ले जिससे उसका फ़ायदा है, तो हमारा देना फ़र्ज बनता है उसको। तो फिर खैर कंटिन्यू किया उन्होंने। लेकिन छोटी सी चीज़, हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या उस समय नींद की नहीं थी, अभी हो सकता हो कुछ लोगों में, लेकिन उस समय नहीं थी। उस देश में क्या था, सब कुछ है हमारे पास, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, काम भी है, लेकिन प्रॉब्लम है हेल्थ की और तनाव की। भावातीत ध्यान में सबसे अच्छी चीज़ जो महर्षि जी ने रखी इसमें, वो पहली चीज़ तो रखी, देयर इज़ नो लाइफ स्टाइल चेंज। आपको कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करनी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए आप कि ये ध्यान होता कैसे है? क्या इसके लिए कुछ अलग से हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कुछ हमें खाने वाने पे पूरा ध्यान रखना है, या कोई भी धर्म का आदमी कर सकता है इसको? इसमें कोई धर्म की बाधाएं भी हैं, या किस तरीके से करना चाहिए इसको? इसके कुछ नियम कायदे जानना चाह रहा हूँ मैं। पहली बात तो विनीत जी, बहुत ही सरल पद्धति है। अच्छा। ना इसमें कोई धर्म है,
धर्म का कोई बंधन नहीं है, किसी भी धर्म का आदमी? किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं ना, सभी धर्म के लोग हैं पूरी दुनिया में। ना कोई इसमें लाइफ स्टाइल चेंज है, किसी तरह का बदलाव आपको अपने जीवन में नहीं लाना है। क्योंकि कभी आपने सोचा होगा लोग बोलेंगे सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करना है, या नहाने के बाद करना है, या ये करना हो। इसमें सिर्फ आपको भावातीत ध्यान में, जो महर्षि जी का भावातीत ध्यान है, इसमें आपको अपने जीवन के 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को निकालने हैं। बस 20 मिनट, 20 मिनट्स मॉर्निंग, इनिशियल स्टेज का जो आगे आपको एडवांस जाना है तो बहुत सी चीज़ें हैं। 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग आपको निकालना है। और वो समय वो निकालना है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जो आपके भोजन या ब्रेकफास्ट के पहले हो। जैसे सुबह करना है तो ब्रेकफास्ट के पहले, शाम को करना है तो रात्रि के भोजन के पहले, डिनर से पहले। कितना पहले? मतलब आधा घंटा, 1 घंटा पहले? हाँ, 10 मिनट पहले भी कर लें, कोई हर्ज नहीं उसमें। अच्छा। क्योंकि उसमें सिर्फ ये है कि जब भोजन आप कर लेते हैं ना, तो डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है। उस समय फिर जो है शरीर जो है दूसरे उसमें चला जाता है। यहाँ आपको ध्यान करना है तो आपको क्या, अच्छा सबसे अच्छी चीज़ इसमें है कि इसमें कोई पर्टिकुलर आपको आसन नहीं बताया गया कि आपको ऐसे ही बैठना है, कोई की पालथी मार के बैठना, कि पद्मासन में बैठना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस भी आसन में सुख प्राप्त हो, हम लोग बोलते हैं सुखासन में बैठना है। सुखासन का मतलब जिस आसन में सुख प्राप्त हो। जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं, आपको जमीन में बैठना हो, पलंग में बैठना हो, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में, जैसा आपको बिना सिर को कहीं टिकाए, ऐसे करके आपको ऐसे बैठ के ऐसे ध्यान करना। ये पोज है भावातीत ध्यान का। अच्छा, फिर इसको ध्यान करके जो है इस तरीके से तो अब सबसे अच्छी बात ये हुई कि लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ में लाइफ स्टाइल चेंज नहीं है, कोई हमसे ये नहीं करा कि सुबह उठना है या ये प्रक्रिया करनी है, ऐसे बैठना है। कई लोग नहीं जमीन में बैठ पाते, तो कुर्सी में बैठ के ध्यान करिए आप। और 20 मिनट्स आपको चाहिए सिर्फ। तो अब जब वो आपका जो भी रूटीन रहा हो दिन भर का, बहुत बिजी व्यक्ति हो तो भी आपका रूटीन सुबह 8 बजे से शुरू हो गया, रात को 10 बजे तक चलेगा मान लीजिए, तो 20 मिनट सुबह निकाल लो, 20 मिनट शाम को निकाल लो। और इसके जो फायदे होंगे फिर, अब इसके फायदे आपको पूछना चाहिए कि क्यों। मैं यही पूछना होता है, मेरे मन में यही बात थी कि ये बताइए अब इसका फायदा कैसे होगा। तो 20 मिनट सुबह निकाले, 20 मिनट शाम को निकाले, उसका फायदा क्या तो होगा? अब हाँ, ये अब नेचुरल क्वेश्चन है कि यार मेरे समय के जीवन के 40 मिनट चले गए। फायदा जो इसमें होगा, तो जब आपके मन के तनाव कम होंगे, भावातीत ध्यान से तनाव कम होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन तनाव जहाँ कम होंगे तो आपकी जब मन की क्लियरिटी होगी, तो जो आपके विचार होंगे उससे आपके जो काम होगा वो सफलता प्राप्त होगी। तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा काम करने के लिए। तो मेन बात ये है कि हम लोगों का तनाव कम होगा, हमारे मन में जो है उस हिसाब से जो नकारात्मक विचार आते हैं वो भी कम आएंगे। जो तनाव होता है आदमी तभी तनाव में उल्टी सीधी बातें ज़्यादा सोचता है, बाकी नॉर्मल आदमी इतना ज़्यादा नहीं सोचता है। तो वो एक जो है नकारात्मकता हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और उसके बाद हम पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव ही काम करने का प्रयास करेंगे। और उससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। अच्छा, क्रिएटिविटी जब आप पॉजिटिव रहते हो तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो जो 40 मिनट आपने इसमें गंवाए, आप बोलोगे ना शुरू में, तो आप बोलोगे यार मेरे 40 मिनट तो ले लिया आपने, लेकिन आपने जो पाया उसके बदले, अच्छा, उससे आपको जो दिन भर का अचीवमेंट था वो बढ़ गया। मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि कितना समय लगता है। जैसे मैंने शुरू किया इसको करना, मैंने 5 दिन का कोर्स किया, उसके बाद मैं इसको करने लग जाता हूँ, तो मुझे कितने समय बाद 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने बाद, कितने दिन बाद इसका प्रभाव मुझे दिखने लग जाता है अपने शरीर में? जो 3 दिन की चेकिंग रखी गई है ना, भावातीत ध्यान जैसे आपने आज सीखा, इसके अगले 3 दिन आपको टीचर के साथ बैठना पड़ेगा 1-1 घंटा। उन 3 दिनों में ही आपको सारा प्रभाव दिखेगा। अच्छा, वहीं से तो हाँ, 3 दिन में प्रभाव दिखेगा मुझको। और जो 3 दिन का जो महर्षि जी ने कार्यक्रम बनाया वो इसीलिए बनाया है कि वो आप खुद ही बताओगे कि देखो ऐसा प्रभाव दिखा। इसमें तरह तरह के लोगों के अनुभव हुए हैं। किसी ने कहा कि मैं जब ध्यान करके निकला तो घर में बड़ी शांति लगी, सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। किसी ने कहा हम जब ऑफिस में गए तो किसी कलीग ने कहा कि तुम यार कुछ तुम्हारे चेहरे में बदलाव लग रहा है, क्या किया है। तो इस तरह के लोगों को कमेंट्स मिलते हैं, मिले हैं लोगों को। क्या बात है। तो उससे लगता है कि हाँ इसका प्रभाव तो हो रहा है। तो विद इन द 3 डेज पीरियड, जो 5 दिन का पीरियड रखा इसीलिए गया है। पहले दिन तो चला गया ध्यान की लाभ बताने में और कैसे कर ये सब सिखाने में। दूसरा दिन 3 दिन जो है इसी चीज़ को परखने में कि आपको देखो कैसे जीवन में चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद फिर आप ध्यान घर में करिए
और यदि आपको लगता है कि हमें कुछ और मन में शंका है या नया विचार आया है, कुछ बात करनी है, तो अपने जो ध्यान के शिक्षक उससे कांटेक्ट करिए कि हमको दोबारा मिलना है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी प्रोसेस है जो हमारे ध्यान के केंद्र हैं कि आप लोग सब मिल के एक साथ भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं जब भी मन हो, जैसे संडे सैटरडे छुट्टी के दिन से इकट्ठे हो जाओ सब लोग एक साथ करो। क्योंकि एक कहा अपने श्लोक है, संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की शक्ति, संघ मतलब वो वाला मैं समझ ग्रुप को भी संघ कहा जाता है। तो वही संघ तो वही है, सबको साथ में बैठ के ध्यान करने का। अच्छा, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई बाद में। मेरे मन में एक विचार ये भी आ रहा है कि क्या इसको करने के लिए सभी लोग सक्षम हैं? उम्र भी कोई इसके अंदर वो है नहीं है क्या? इसके कम से कम कितना छोटा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा आदमी या युवा या युवती या औरत या आदमी कैसे कर सकते हैं इसके लिए? ये विनीत जी सभी के लिए संभव है। और महर्षि जी ने एक बार किसी ने पूछा था ऐसी तरह का प्रश्न, महर्षि ने जवाब दिया था, जो व्यक्ति सोच सकता है, मतलब जिसके मन है वो कर सकता है, और वो ह्यूमन बीइंग ही सोच सकता है। तो जहाँ तक उम्र की बात है तो बहुत छोटे जो बच्चे होते 10-11 साल से छोटे, उनको हम लोग क्योंकि अब वो यदि परिवार में सबने सीखा है, माता पिता ने सीख लिया, बड़े भाई ने सीखा, छोटा भाई बोलेगा मैं भी करूँगा, तो उसको एक अलग प्रोसेस बनाइए बच्चों के लिए, उसको वर्ड ऑफ विजडम बोलते हैं। अच्छा। वो उनको सिखाया जाता है बच्चों को। उनको बैठने को नहीं बोलते, उनको बोलते तुम घूम फिर के मन में अपने जप करते रहो। मतलब मान के चले 12 साल के बाद, 12 साल के बाद, 10 या 12 साल के बाद से विद्यार्थी लोग इसको कर सकते हैं। और किसी भी उम्र तक कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं। कोई इसमें कोई धर्म की बंदिश नहीं है, कोई धर्म की बंदिश नहीं है। और ये भी कहना गलत होगा कि ये कोई हिंदू धर्म से कनेक्टेड चीज़ है, ये नहीं। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ? हिंदू धर्म तब आया जब दूसरे धर्म आए, तभी तो इसको हिंदू बोला गया। तब उन्होंने बताया कि ये हिंदू हैं, आप हिंदू हो, हम कुछ और हैं। इसके पहले तो सब एक ही था। तो ये उस समय का ज्ञान है, भगवान के गीता का ज्ञान है, भगवान की गीता का ज्ञान है। अच्छा, मैं आपसे अब एक निजी सवाल पूछता हूँ कि जब आपने इसको करना शुरू किया, किसी भी अवस्था में, मुझे नहीं पता आपने कब से शुरू किया, 12 साल के बाद ही मान लेते हैं कि 12 साल के बाद आपने करना शुरू किया, तो वैसे तो काफ़ी समय गुजर गया इस बात को, लेकिन शायद आपको इस बात का ध्यान हो कि आपको फिर उसमें कितना आनंद आया, कितना फ़र्क आपको महसूस, और आप कभी नहीं कर पाते, जैसे फ्लाइट में या कहीं पे भी, या किसी भी कारणवश आपने किसी दिन नहीं किया भगवती ध्यान, तो उस दिन क्या फ़र्क रहता है और बाकी दिन में क्या फ़र्क आता है? फ़र्क बिल्कुल सिंपल है इसमें सर। हम लोग दिल्ली में रहते हैं ना, ठंड के दिनों में आप जब घर से निकलते हो तो कोहरा देखते हो। हाँ बिल्कुल। तो कोहरा जब देखते हो तो आपको कुछ चीज़ साफ नहीं दिखती है। हाँ, वो धुंधला धुंधला नजर आता है। तो मन में जब टेंशन होता है ना, तो मन का कोहरा वही होता है। अच्छा। आपके विचार क्लियर नहीं होते, तो समय बिल्कुल वही अंतर होता है। जब आपका मन में टेंशन होती है तो ये क्या है ना, जो स्ट्रेस है ना रोज़ ही एक्यूमुलेट होती है। दिन में आप काम करोगे, डेडलाइन है, ये है कि आज ये करना है, वो नहीं हुआ, वो रह गया, उसे कल करेंगे, उसका तरीका हम लोग तो ऑफिस वालों को ये बोलते हैं, बिजनेसमैन को, कि भाई आप दिन भर काम कराते हो व्यक्ति से, और रात को जब घर भेजते थके हारे उसको परिवार में जाके कैसे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय बिताएगा? आप उसको ध्यान करा के उसका तनाव यहीं ख़त्म करो जो दिन भर उसने एक्यूमुलेट किया, तब घर भेजो उसको। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बड़ा काम आएगा ये तो उनको भाई दिन भर आप काम कराते हो, तनख्वाह देते हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उसका कितना स्ट्रेस उस व्यक्ति को देते हो आप। सैलरी देना चलो ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेस उसने एक्यूमुलेट किया आज, यदि वो घर जाएगा और उसी स्ट्रेसफुल माइंड से घर जाएगा तो परिवार के साथ व्यवहार कैसा होगा उसका? बिल्कुल ठीक। तो इसलिए भावातीत ध्यान कराने के बाद 20 मिनट आप उसको ध्यान कराओ, और जब वो बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए तब उसको घर भेजो। घर भेजो, ये बात आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं सर एक बात ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्कूल हैं, क्या इसमें ये चल रहा है कार्यक्रम? हाँ, करवा रहे ध्यान? जितने भी महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से संस्थान बने हैं, स्कूल है, करीब 200 स्कूल महर्षि विद्या मंदिर के नाम से हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इस समय 5-6 कैंपस हैं यूनिवर्सिटीज़ के। 6 कैंपस? हाँ, तो उसमें सब जगह ऑलमोस्ट कहना चाहिए बिल्कुल 99.9% मैंडेटरी है कि इसको करना ही करना है। भावातीत ध्यान जो करेगा, तो वहाँ पे अलग शिक्षक है, अलग क्लासेस लगती हैं, कैसे करवाते हैं? मतलब सुबह के टाइम कराते हैं या कोई अलग पर्टिकुलर क्लासेस लगती हैं? सबके अलग अलग समय है, उसके कैरिकुलम और सबके हिसाब से लोगों में, मतलब क्लासेस अलग अलग? हाँ हाँ। और उसके शिक्षक भी अलग है? नहीं, शिक्षक तो ध्यान शिक्षक हैं। हाँ। वो ध्यान शिक्षक जो है वो शिक्षा सिखा देते हैं विद्यार्थियों को, फिर वो अपनी क्लास में करते हैं। उस समय उनके क्लास शिक्षक जो
क्लास में रहते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी को आता है, सभी करवा लेते हैं, सभी करते हैं। तो ये मैंडेटरी है हमारे यहाँ है। बल्कि मैं आपको एक समय होते एक छोटी सी कहानी बहुत समय, आप चिंता मत हमारी एक, जब हमने यूनिवर्सिटी खोली तो हमारी एक प्रोफेसर का इंटरव्यू लेते हैं हमने। जब इंटरव्यू लिया, पास हो गए, तो बताया भाई आपको भावातीत ध्यान सीखना पड़ेगा। बोली नहीं, हम तो यहाँ पे पढ़ाने आए, हम ये सब करने नहीं आए हैं। तो लोगों ने कहा भाई कैसे समझाएं इनको, तो मान ही नहीं रही हैं, और शिक्षक हमको चाहिए अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी विषय का मतलब। तो उनको मैंने कहा कि उनको बोलो कि आप ऐसा करिए, कर लीजिए, फिर छोड़ देना। यदि आपको नहीं लगे अच्छा, सीख लो, मत करना, सीख के 4 दिन करो, फिर छोड़ देना। आपको विश्वास नहीं होगा, महिला हैं बहुत अच्छी, उन्होंने ध्यान सीखा, अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने कहा सर मेरे को ध्यान की शिक्षक बनना है, शिक्षिका बनना है। अंग्रेजी छोड़ के ध्यान की शिक्षिका बनना है। तो मतलब वो व्यक्ति जिसको ध्यान नहीं करना था कि हमको सब जॉब करने आए, हम ये सब करने नहीं आए हैं, वो व्यक्ति जब ध्यान करने के बाद जो उनको अनुभव हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको तो ये और लोगों को सिखाना है, इतनी अच्छी चीज़ है कि हमको इसका शिक्षक बनाइए। अच्छा, मेरे मन में एक बात आ रही है कि ये जानना चाहता हूँ मैं कि जैसे अब स्कूल में विद्यार्थी सीख रहे हैं, वो आगे भी इसे बढ़ाएंगे, आपके यहाँ भी कैंपस में सिखाया जा रहा है, क्या आपके कैंपस में, अच्छा ये मेन सवाल जो मैं पूछने वाला हूँ, क्या जो आपके कैंपस के बाहर से लोग आते हैं सीखने के लिए, तो उसके लिए कोई फीस है क्या, या वो मुफ्त है कि कोई भी सीख सकता है, या फीस है? देखिए, फीस के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि देखिए हमें पूरा सेटअप मेंटेन करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी का सेटअप तो अलग है, वहाँ बच्चे फीस देते हैं, पढ़ते हैं, उसकी पैसे टीचर्स की सैलरी में और खर्चे में जाते हैं, वो तो एक अलग सेट। अब जो भावातीत ध्यान सिखाने का सेटअप, उसकी एक संस्था हमारी अलग है। अब उस संस्था के जो वो हैं और जो भावातीत ध्यान के शिक्षक हैं, उनको भी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, उनकी जीविका कैसे चलेगी। तो हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि आप भावातीत ध्यान सीखिए और एक कुछ भी जो डोनेशन आप दे सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कितना डोनेशन दें, तो महर्षि जी ने बहुत पहले सिस्टम बनाया था कि आपकी 1 दिन से लेके 3 दिन की जो आपकी सैलरी या इनकम है, मान लीजिए आप सैलरी वाले हो तो आपकी 1 दिन की सैलरी, 2 दिन की सैलरी, 3 दिन की सैलरी, जो आपको ठीक लगे आप डोनेशन के रूप में दे सकते हो। आप मान लीजिए बिजनेसमैन हो, तो आप भाई आपकी 1 दिन की जो इनकम होती है या 2 दिन की इनकम, प्रॉफिट, वो आप दे दो। तो ऐसा नियम इसलिए बनाया गया था कि जो भावातीत ध्यान के शिक्षक हैं और जो उनका सेटअप है, उसका खर्चा भी तो चलाना है ना, क्योंकि हम लोग कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। भावातीत ध्यान सिखाने वाले जितनी भी संस्थाएं जनरली बाकी देशों की संस्थाएं होंगी अभी जो भावातीत ध्यान सिखा रही हैं? पूरे भारत, पूरी दुनिया में है। कोई फिगर है क्या कि कितनी होंगी आपके आइडिया से, जो कि सभी आपके अंडर ही चल रही है? देखिए नहीं, हमारे अंडर में नहीं, सबके अलग अलग सेटअप हैं। अच्छा, हाँ, भारत का काम हम देखते हैं, भारत में भी हमारे 2-3 ऑफिसेज हैं, अलग अलग सबकी जिम्मेवारी है। तो ये सब अलग अलग सेटअप, महर्षि जी के समय से सब सेटअप अलग, हर देश का क्योंकि देखिए हर देश के नियम अलग होते हैं, कानून अलग है। तो अब वहाँ पे चैरिटेबल बनाना है कि दूसरा कोई नाम देना है या क्या करना है, तो वो हर देश का अलग अलग नियम होता है। तो उस हिसाब से हर देश में अलग अलग संस्थाएं हैं, वो अपना काम करती हैं। उद्देश्य सबका भावातीत ध्यान सिखाना है, मेन जो ऑब्जेक्ट भावातीत ध्यान सिखाना। ऐसा नहीं है कि वो आपकी ब्रांचेस हैं, वो अपने आप में सब इंडिपेंडेंट लोग काम कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं, बस कर वही काम रहे हैं जो महर्षि जी कर रहे हैं। हम लोग का जो संबंध है सब संस्थाओं के साथ, वो इस लेवल पे जुड़ा हुआ है, भावातीत ध्यान के और महर्षि जी के लेवल पे जुड़ा है संबंध। लीगल संबंध नहीं होता, ये संबंध होता है डिवोशन का, महर्षि जी के प्रति डिवोशन का। हाँ, महर्षि जी के प्रति जो डिवोशन है वो संबंध है सबका, सभी का संबंध, सभी का डिवोशन महर्षि जी के प्रति है। अब जब गुरुदेव तो महर्षि जी के गुरु थे। हालांकि एक चीज़ आप बड़ी इंटरेस्टिंग है कि महर्षि जी ने पूरे जीवन में सिर्फ गुरुदेव को ही अपना वो माना है, गुरु। और हम लोग को भी ये कहा गया था कि गुरुदेव ही गुरु है, हम नहीं है। महर्षि जी बोलते हम नहीं है, पूजा जो होती है गुरुदेव की होती है। अच्छा, तो हाँ, मैंने देखा है, आज भी मैं काफ़ी देखता हूँ, सोशल मीडिया में भी आता है, तो गुरुदेव की फोटो के साथ ही महाराज जी की फोटो आती है। उनकी बड़ी फोटो होती है, महाराज जी की थोड़ी छोटी फोटो होती है। वो कल मैं देख रहा था, वो सोशल मीडिया में चल रहा था, मैं जब आपको फॉलो कर रहा था कि क्या मैं तैयारी करूँ आपसे पूछने के लिए, तो उसमें आ रही थी फोटो में, महाराज गुरुदेव की भी आ रही थी, महाराज जी की भी आ रही थी, सबकी आ रही थी फोटो में। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे अभी नोएडा में आपका जो है, इसी तरह आपने शायद अयोध्या में भी खोला है। जी हाँ, तो उसका नाम आपने रामायण यूनिवर्सिटी रखा है, तो क्या कारण है उसके पीछे रामायण यूनिवर्सिटी रखने का? उसके पीछे सर कारण ये था कि बहुत पहले जब
मंदिर बनने का कुछ भी स्कोप दिखता नहीं था। महर्षि जी ने, मैं समझता हूँ करीब 40 साल हो गए होंगे इस बात को, 35 साल। तब महर्षि जी ने कहा कि अभी तो कुछ पता नहीं कब ये मंदिर बनेगा और बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो हम लोगों को कि भगवान राम की जन्मस्थली तो सबको पता है, उसमें कोई डिस्प्यूट तो है नहीं। तो भगवान राम की जन्मस्थली में हमें कुछ करना चाहिए। तो महर्षि जी ने हम लोग को आदेश दिया कि कुछ वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाओ जिसमें हम लोग वो ज्ञान दें जो भगवान राम के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि उनके, देखिए उनमें क्या चीज़ जुड़ी है, रामायण की कहानी एक अलग चीज़ है, लेकिन भगवान राम के साथ क्या जुड़ा है, कैसे संबंध बनाए समाज में, परिवार के, सबसे पहली बात तो परिवार के, पहले तो परिवार ही है, समाज के। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बोलते, तो मर्यादा क्या होती है, कैसे मानी जाती है, कैसे पालन किया जाता है। उसके बाद उन्होंने नियम बताए जो जंगल में रहे इतने साल, कैसे जंगल वालों के साथ, आदिवासी वगैरह जो उनके साथ, कैसे उनसे व्यवहार करना। राजा बन के नहीं रहे वहाँ पे, वो उनके मित्र बन के रहे। ये सब चीज़ें सब कहाँ, सब रामायण में तो मिलती हैं। उसके बाद जब वापस आए और अयोध्या के राजा बने, तो जो प्रशासनिक नियम थे, एक कहावत है ना, वो अब दोहा है कि राम राज दुख काहू ना व्यापा। तो कैसे ऐसा समाज, ऐसा प्रशासन बनाए कि दुख ना हो किसी को, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना भाई। आज के दुखी नहीं है पूरे प्रशासन में। तो आज के प्रशासन, हम भी तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना हमारे प्रशासकों से कि भाई ये राम राज्य ले आओ, कोई दुखी ना हो, कोई रामराज की बात हम कल्पना करते हैं, तो इसलिए कि कोई दुखी नहीं। तो ये चीज़ें, ये जो सिद्धांत हैं, इसको बताने वाला कोई हो, इसको आगे बढ़ाने वाला कोई हो। तो इस दृष्टि से महर्षि जी ने कहा कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ बनाना चाहिए। तो उसमें प्रोसेस अपने अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छोटा मोटा बनाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप तो यूनिवर्सिटी बनाओगे, जब बनाओगे तभी तो उसकी वैल्यू नहीं। उसमें आप अपने मन का कैरिकुलम ला सकते हो, अपने मन की डिग्री दे सकते हो। तो हमारा शुरू से उद्देश्य था कि यदि बनाएंगे तो हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्योंकि कॉलेज बनाएंगे तो हमें किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में रहना है, उनका कैरिकुलम फॉलो करना है, हम अपनी चीज़ डाल नहीं सकते उसमें। स्कूल में भी यही नियम है। स्कूल, हालांकि हमारे भारत 100 स्कूल हैं करीब, भारत 200 स्कूल हैं भारत में, लेकिन वो तो नियम के अनुसार चलते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो। तो यूनिवर्सिटी बना ले। कौन सी कक्षा तक है स्कूल? 12वीं तक? 12वीं तक, सारे स्कूल 12वीं तक होते हैं। नहीं, मतलब कुछ लोग 10वीं तक भी बना के रखते हैं। अच्छा, नहीं, हमारे CBSE वाले तो जो है 12वीं तक है। 12वीं तक। हाँ, तो फिर उस समय ये विचार हुआ कि बनाएंगे तो यूनिवर्सिटी ही बनाएंगे। तो वो करते करते, प्रोसेस करते करते, और ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना पहले भारत में बहुत कठिन था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट नील होती थी। थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल है 25-30 साल पहले शुरुआत हुई थी, पहले शायद छत्तीसगढ़ से या कहीं से हुई थी। तो अब तब तो खैर लगभग हर स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दिल्ली में शुरू कर, दिल्ली में भी शुरू हो गई है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो उस दृष्टि से करते करते जब हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे कि अब हमको कुछ करना चाहिए, और चूंकि अयोध्या में बनाना है तो रामायण नाम तो आना ही था उसमें। अभी कुछ ऐसा भी हुआ है कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने भी शायद कोई किसान को कुछ लेके या कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटी के लिए हमने एक और, महर्षि जी के बहुत सारे बाद में टेक्नोलॉजी, महर्षि जी ने क्या किया, भागवती ध्यान तो एक चीज़ थी, अपने वैदिक सिद्धांतों के आधार पे बहुत सारी चीज़ों का बाद में प्रचार शुरू किया। जैसे आयुर्वेद का किया, हमारे देश की स्वास्थ्य परम जो सिद्धांत है वेदों से निकला हुआ। स्थापत्य वेद का, वास्तु जिसको बोलते हैं, वो महर्षि जी ने वेदों से निकला हुआ निकाला। इस तरह से बहुत गंधर्व वेद है, बहुत सी चीज़ें निकाली। और उसके बाद एक आया जिसको वैदिक ऑर्गेनिक कृषि बोलते हैं, ऑर्गेनिक हिंदी में मतलब उसको रसायन मुक्त बोलते हैं। तो उसके लिए महर्षि ने कहा ये क्योंकि दिखाना अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा, तो महर्षि ने कहा कि इसका प्रचार भी करना चाहिए। तो इत्तेफाक से हमारे पास गंगा के किनारे ज़मीन थी कानपुर में, तो हम सरकार के पास गए, योगी जी के पास कि साहब हमें एक यूनिवर्सिटी बनानी है। तो बोले क्या? तो हमने कहा एग्रीकल्चर की। तो उनका निर्देश आया कि बनाओ, लेकिन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाओ। बहुत बढ़िया, ये बहुत तो उनके आशीर्वाद से योगी जी के इसका नाम रखा हमने महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये यूपी में पहली? ये कानपुर में आई है। ये यूपी की पहली है? नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूपी में और भी हैं, मगर इंटरनेशनल वाला हमारी हाँ इंटरनेशनल कहना चाहिए पहली है। और वो चूंकि उनका मन था अपने तो उसमें कितने बच्चे एक साथ शिक्षा ले सकते हैं?
हमारा अभी तो शुरुआत में तो 2000 बच्चों का कार्यक्रम, लेकिन जाएगा तो 20-25 हज़ार का। मतलब ये उसी तरह पे जैसे कि दिल्ली में पूसा, उस टाइप से कुछ है? हम लोग का उद्देश्य तो वही है कि हम लोग उस तरह की रिसर्च करें जिससे किसानों का फ़ायदा हो। किसानों की आय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा दुगनी होनी चाहिए। उन्होंने 2047 तक का लक्ष्य भी दिया है उन्होंने। तो मैंने तो कहा कि हम लोग ऐसा प्रयास करें कि हम प्रधानमंत्री जी की बात को डबल कर सके। वो कहे कि दुगनी नहीं 4 गुनी करना है। तो हमारा प्रयास तो यही है कि हम अपने मोदी जी की बात को उनसे कहें कि सर हमने तो 4 गुनी करने का प्लान बनाया है। नहीं हम और हमारी यूनिवर्सिटी में इसी तरह के हम लोग शिक्षा देंगे कि किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को हो, और वो भी ऑर्गेनिक खेती के द्वारा हो, जिसमें ये आजकल जो पेस्टिसाइड्स और ये सब होते हैं ना केमिकल्स, वो ना हों। रसायन मुक्त खेती। रसायन मुक्त खेती है। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो आपने मोदी जी के डबल विजन को 4 टाइम विजन करने का प्रण लिया है, इसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी मैं अपने देखने वालों के लिए भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी को इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए, यूनिवर्सिटी के बारे में, भगवती ध्यान के बारे में, तो हमें लिख सकते हैं, हमें पोस्ट कर सकते हैं। सर के नंबर भी हम चलाएंगे, आप सर से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास जो भी जिज्ञासाएं हैं वो हमको आप भेज सकते हैं। सर आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, जो आपने बुलाया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके दर्शकों को।